बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एडीपी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 23 आज स्टार्ट करना है। और ये है जी चैप्टर नंबर 23 काइनेटिक थ्योरी एंड द आइडियल गैस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बुक के हमने 5 चैप्टर करने हैं, तो ये हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो हम कर लेंगे एक्स्ट्रा के तौर पर, बाकी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। काइनेटिक थ्योरी एंड द आइडियल गैस को अगर आपने आसान वे में समझना है तो फिर आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 को आप स्टडी करेंगे। उसका जो हाफ पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 23 के अंदर आता है और रिमेनिंग जो हाफ है वो चैप्टर नंबर 25 के अंदर आता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 11 को पढ़ लेते हैं तो चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 25 आपके दोनों कवर हो जाएंगे इजीली। तो चैप्टर नंबर 23 है जी काइनेटिक थ्योरी एंड द आइडियल गैस। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है कि काइनेटिक थ्योरी हमें क्या बताती है और आइडियल गैसेस या आइडियल गैस लॉ क्या चीज़ है जिसकी बेस पे हमने जो इसके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इन एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 25 के अंदर बताया था कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये होता है कि थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मूव करना। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हीट की ट्रांसफॉर्मेशन को के बारे में स्टडी किया जाए, हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है या कोई चीज़ हीट के अंदर कैसे बनती है, मैकेनिकल वर्क से हीट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और हीट से मैकेनिकल वर्क डन में हम कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स की ब्रांच है। चैप्टर नंबर 23 और 25 जो है वो दोनों थर्मोडायनामिक्स के अंदर आते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 23 की डेफिनेशन में पहले पढ़ी वो है थर्मोडायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर प्रोसेस को समझा जाए कि हीट मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल वर्क डन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट में कैसे कन्वर्ट होती है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक्स का। अच्छा जी, उसके बाद हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। टेम्परेचर की यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो टेम्परेचर का गैप है वो डिग्री हमें पता चलेगी। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि सेंटीग्रेड के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर या केल्विन के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों की टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो बेसिकली वो एक पैरामीटर हमने सेट किया हुआ है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है। तो उनकी डिग्री को मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा किस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है या किसका कम है। एक बात और कि यहाँ पर जो उसकी सेकंड डेफिनेशन में बताई गई है कि हमेशा हीट जो है जब फ्लो कर रही होगी हायर ऑब्जेक्ट से लोअर की तरफ, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हीट कम है, यानी कि हीट ज़्यादा से हीट लो की तरफ ऑब्जेक्ट हीट फ्लो करेगा तो उसके अंदर अच्छा जी, a physical property of a body which determines the direction of flow of heat from one body to another when they are brought in a thermal contact। बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन उसने बताई है। अगर आप सेकंड डेफिनेशन को समझेंगे तो ज़्यादा इजी आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फिज़िकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम हीट की फ़्लो को चेक करते हैं कि हीट कैसे फ़्लो कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये मैंने आपको 25 चैप्टर में अंदर बताया है कि हमेशा हीट जो है वो हायर ऑब्जेक्ट से लोअर ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो करेगी। जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में थर्मल कांटेक्ट में लेके आए, उनमें जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हीट दूसरे को ट्रांसफ़र करे, तब हम कहते हैं कि इनके दरमियान टेम्परेचर का गैप है। अगर हीट फ्लो नहीं करेगी, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा, हीट फ्लो कर रही होगी तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम स्टेट वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं।
स्टेट वेरिएबल क्या चीज़ है? ऐसे वेरिएबल, ऐसे पैरामीटर जो किसी भी सिस्टम की जो फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करें, उसको हम नाम देते हैं स्टेट वेरिएबल्स का। उनमें 4 हैं बेसिकली: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी, इनमें जो 3 बड़े हैं, मेजर हैं, इनको समझेंगे तो चौथा ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। इन तीनों को समझने के लिए हमें 3 लॉ पढ़ने हैं, जिसको हम नाम देते हैं गैस लॉस। ठीक है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जी? ये बात आपने 9th क्लास के डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी। 9th क्लास का पहला चैप्टर था, उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी सिस्टम की पोजीशन को बताएं, स्टेट को बताएं, उनको नाम देते हैं स्टेट वेरिएबल्स। और उनमें जो मेजर हम यूज़ करते हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी भी बेसिकली हम यूज़ करते हैं। 5 हैं बेसिकली, लेकिन इसके अंदर हमने 3 जो हैं वो ज़्यादा पढ़ने। आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है जी? द गैस विच ओबे गैस लॉ अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। ऐसी गैस जो गैस लॉ को ओबे करे। अब आइडियल गैस क्या चीज़ है और गैस लॉ क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझेंगे हम एक गैस लॉ के अंदर। 3 लॉज हैं: बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट भी आपने कई 2-3 क्लासेस में पढ़ी हुई है। उसके बाद चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट भी पढ़ी हुई है, और उसके बाद आपने एवोगैड्रोस लॉ की भी फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर, यानी कि इंटरमीडिएट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर ये बात बताई गई होती है एवोगैड्रोस के अंदर नंबर के बारे में। इसी तरह फिज़िक्स के अंदर ही गैस लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में बताया है। 9th-10th के अंदर भी ये चीज़ बताई जाती है। सिंपल से इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। अगर कोई भी गैस इस कंडीशन के ऊपर फुलफिल होती है तो उसको हम नाम देंगे गैसेस लॉ। अगर वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करती तो हम उसको गैस लॉ का नाम नहीं देंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ, द वॉल्यूम वी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसकी जो कंडीशन बताई गई वो ये है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज ना करें, उस केस में अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। यानी कि सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपने गैस फिल कर दी, उसको आपने हीट अप करना शुरू कर दिया, तो ऊपर से उसका जो पिस्टन है उसको आपने एक जगह पर फिक्स कर दिया। अब उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो अंदर से गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह अगर आप उसके पिस्टन को फिक्स नहीं करते तो क्या होगा, जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो अंदर वाले मॉलिक्यूल ईजीली ट्रैवल करते जाएंगे, तो अंदर प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो ये पहली स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। अब यहाँ पर आपने ये बात देखनी है कि अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो तीसरी चीज़ को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। बॉयल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है, तो तीसरी चीज़ क्या बचती है, टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर का आप रिलेशन देख रहे हो तो तीसरी चीज़ बचती है प्रेशर, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे आपने कंबाइन कर दिया, सॉरी ये इसके अंदर कंबाइन करेंगे। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
अब तीनों इक्वेशन जो हैं, तीनों लॉज जो हैं वॉल्यूम के ऊपर बेस कर रहे हैं। पहला वॉल्यूम का रिलेशन है प्रेशर के साथ, फिर वॉल्यूम का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, फिर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर की अब चार चीज़ें आ गई, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर लें तो बाकी तो दो चीज़ें रहेंगी, उनको आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह उसने बताया कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, और अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप मेंटेन कर लेते हैं। इक्वेशन 1, 2, 3 को कंबाइन किया, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ऊपर आ गए और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले जो है वो नीचे आ गए। प्रेशर इन्वर्सली है वो नीचे आ गया और टेम्परेचर और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर आ गए। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट की जगह पर हम यहाँ पे के यूज़ करेंगे जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले मैं इसे बताया था और इसको बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो P है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी, P इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और T जो था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, बाकी रह गया इधर सिर्फ N, तो ये आपको N यहाँ पे मिल गया। यानी कि इसके साथ जो क्वांटिटीज़ थी वो इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट को ख़त्म किया तो K आ गया, और ये N भी एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको भी इधर भेज देंगे PV/NT। तो K जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी उसने यूनिवर्सल वैल्यू बताई हुई है 1 ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और न्यूमेरिकल के अंदर बार बार यूज़ होती है। 1.38066 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन, मतलब एक जाउल पर केल्विन के हिसाब से कैसे चेंज होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के मुताबिक ऐसे चेंज होता है जी। इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, देन n इज इक्वल टू n/Na। ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस n की जगह पर हमने यहाँ पर Na पुट कर दिया, एवोगैड्रोस नंबर। Na इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो K भी कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है, इन दोनों को जब हमने इकट्ठा किया तो ये एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बन गया, जिसको हमने R का नाम दे दिया जी। इधर N की वैल्यू भी फिक्स होती है और K की वैल्यू भी फिक्स होती है। इन दोनों को N की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है और यहाँ पे K की वैल्यू ये लिखी हुई है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ होती है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ की जाती होती है। इसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है तो Na/K की जगह पर हमने R पुट कर लिया और ये NT डिवाइड हो रहे थे, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गए, PV=NRT। अब आपको से ये समझ आ गई होगी कि हमने चैप्टर नंबर 25 के अंदर जो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया था तो ये कैसे बना है। ये उस वक्त मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 11 आपने साथ साथ पढ़ते रहना फर्स्ट ईयर का, ताकि किसी किस्म का कोई भी आपको जो है वो जो आपके जहन में कन्फ्यूजन ना रहे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस लॉ। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 11 का पहले पेज के ऊपर दी हुई है। इसके 3-4 पॉइंट हैं, ये हम देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस इज लार्ज एंड द एवरेज सेपरेशन बिटवीन देम इज लार्ज एज कम्पेयर टू विद देयर डायमेंशंस। उसने कहा है कि अगर आप छोटे सिलेंडर के अंदर भी गैस मॉलिक्यूल भर लेते हैं तो उनकी तादाद भी लाखों करोड़ों में हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो हमारी काउंटिंग से भी बाहर जा सकती है। और दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो सेपरेशन है वो उसके डायमेंशन से ज़्यादा होगी, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल इतना है, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर जितने भी मिलीमीटर का हम उसको यूज़ कर लें, उसकी साइज़ उसके सेपरेशन के साइज़ से कम होता है। पॉइंट नंबर 2, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एग्जीक्यूट रैंडम मोशन एंड ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और कभी खुद टकरा रहे होते हैं और कभी वो वेसल्स के साथ टकराते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं रैंडम मोशन। वो खुद ब खुद मूव कर रहे हैं, जैसे टकराते हैं अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं और ये सारे के सारे न्यूटन्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है द मॉलिक्यूल मेक इलास्टिक कोलिजन विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आपको याद होगी तो आप ये समझ सकेंगे, ऐसे कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन।
तो मालिक्यूल जो गैस के मालिक्यूल या किसी सिलेंडर के अंदर जो हमने भरे हुए हैं या किसी कमरे के अंदर गैस के मालिक्यूल मूव कर रहे हैं, वो एक जो है वो ख़ास रफ्तार से मूव कर रहे होते हैं। उनकी रफ्तार इतनी स्लो होती है कि हम उनको एज अ इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मालिक्यूल्स मेक इलास्टिक कोलिजन्स विच ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि उनकी एनर्जी और मोमेंटम जो है उसको हम कंजर्व कंसिडर कर रहे होते हैं। आखिरी पॉइंट है जी, मालिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो मालिक्यूल जो हैं वो फोर्स अप्लाई नहीं करते, सिर्फ मोमेंटम की वजह से वो एक दूसरे को टकराव करते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ को ओबे कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जब आप एक बॉल को दीवार के ऊपर फेंकते हो, तो दीवार के ऊपर फेंकने के बाद वो दीवार के से टकरा के दोबारा आपके पास वापस आती है, तो वहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों वाले अमल जो हैं वो हो रहे होते हैं। इसी तरह मालिक्यूल के अंदर भी होता है कि मालिक्यूल मूव कर रहे होते हैं फ्रीली, जैसे बार के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद बाउंस बैक होकर वापस आ जाते हैं, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों एट द सेम टाइम वहाँ पे अकर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मालिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रेशर ऑफ गैस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बार बार पेपर में आता है, इसको हम देखेंगे और उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रेशर ऑफ गैस कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ को चेंज करेंगे कि गैस के मालिक्यूल का प्रेशर चेंज होगा। उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़। आप अपने क्वेश्चन मुझे तक पहुंचाते रहें, कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर प्रेशर ऑफ गैस को एक्सप्लेन करेंगे।